हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एमसीक्यू बैच में। दोस्तों, हिस्ट्री एमसीक्यू बैच के क्रम में आज का हम लोग का टॉपिक होगा गुप्त काल। गुप्त काल से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के आ रहे होंगे या फिर किसी न किसी एग्जाम में पूछे होंगे और जो पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हमने एक साथ संग्रह करने का प्रयास किया है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनटीपीसी 2024 की भर्ती के लिए हमने मैथ का प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करवा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, जिसमें आपका 9 क्लासेस हो चुकी हैं और जिसमें टॉपिक चल रहा है आपका प्रतिशत। तो प्रतिशत से जितने भी प्रश्न वहाँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, उन सभी प्रश्नों को हमने बता रखा है और कुछ क्लासेस भी उसमें बाकी हैं। तो आप इस बैच के साथ भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनटीपीसी के लिए ही जीके और जीएस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, उनकी भी एक श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है, अभी हुई नहीं है। 1 से 2 दिन के अंदर वो भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप इस बैच के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपना मैथ फाउंडेशन बैच है, जो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, इसमें एकदम शुरू से लेके और शिखर तक लेके पहुंचाया गया है, इजी टू हार्ड की तरफ बढ़ते गए हैं। इसमें एडवांस मैथ्स केवल बाकी रह गया है और 2-3 चैप्टर आपका इधर अर्थमेटिक का रह गया है। तो आप इस बैच से बिल्कुल जुड़िएगा, ताकि आपका मैथ अगर बिल्कुल नहीं आता है तो बिल्कुल आपका मैथ तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। और सुबह 9 बजे ये क्लासेस होती है, तो सुबह 9 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है पहला कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह सबको पता है कि क्या घटोत्कच था, चंद्रगुप्त प्रथम था, श्रीगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन? श्रीगुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त किसके सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? क्या मौर्यों के सामंत थे, या फिर कुषाणों के सामंत थे, या फिर सातवाहनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गुप्त वंश थे कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करा कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला क्या श्रीगुप्त थे, या चंद्रगुप्त प्रथम, या घटोत्कच, या समुद्रगुप्त। किसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो गुप्त शासक था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। सुमेलित करने वाला प्रश्न है, और सुमेलित करने वाले प्रश्न में एक फायदा होता है कि इसमें एक प्रश्न से 4 प्रश्न निकल के आते हैं। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके समय लिखी गई थी? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। बिलसड स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ, ये सबको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और भीतरी स्तंभ अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। तो मदसौर किससे होगा? बंधु बर्मन से होगा। कौन? 1 2 3 4 लाइन से है, कहां पे है? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त वंश का वह कौन शासक जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? क्या कुमारगुप्त थे, क्या समुद्रगुप्त थे, या फिर स्कंदगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त? कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। कालिदास किसके दरबार में राजकवि थे? क्या वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, या समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर हर्षवर्धन? किसके दरबार में कालिदास थे? तो कालिदास रहते थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासन काल में। अगला प्रश्न करा कि फाहियान किस शासन काल में भारत आया था। जो फाहियान आया भारत, उस समय किसका शासन काल था? तो उस समय शासन था गुप्त वंश का। शासन था गुप्त वंश का,
और गुप्त वंश का उस समय राजा कौन था? तो गुप्त वंश का उस समय राजा था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि फाहियान जो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, वह फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यू की में निम्न में से कौन सा विवरण नहीं मिलता है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि फाहियान द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो फो क्यू की आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, करें कि फो क्यू में किसकी विवरण नहीं मिलता है? किसका विवरण नहीं मिलता है? तो फो क्यू की में किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कराए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन। दो प्रश्न यहां से प्रश्न पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है? तो हरिसेन। कौन है? हरिसेन। किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। अगला प्रश्न कर आपसे कि किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक मंदिर एवं ब्राह्मणों को ग्राम दान में दिया था? तो वह वंश आपका था गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? नायक कौन है मालविका अग्निमित्रम? देखिए, ये भी प्रश्न पूछता है कि मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास द्वारा। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। नायक कौन है? तो अग्निमित्र और नायिका मालविका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है किसमें है? तो वही अभिलेख जिसने हरिसेन ने लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए। अच्छी एक बात और, शायद प्रश्न आगे आए। हाँ, प्रश्न आगे है। ठीक है, सती प्रथा का साक्ष्य कहां से मिलता है? ठीक है, आगे देखिए कि बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। किस काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी? क्या हुआ काल मौर्य का था, क्या कुषाण का था, गुप्त का था, या फिर वर्धन वंश का था? तो बाल विवाह की जो शुरुआत हुई थी गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख कहां से मिलता है? तो भानुगुप्त द्वारा रचित एरन अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कर रहा है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश का वह शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे जो गुप्त शासकों ने जारी किया था? देखिए, चांदी के सिक्के को कहा जाता था रूपक। ये क्या था? चांदी का सिक्का। और दिनार कहा जाता था सोने के सिक्के को। ठीक है, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, किंतु चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ठीक है, बातें यहां तक क्लियर हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी देखिए कूट वाला प्रश्न है। और कूट वाला प्रश्न तो आपको पता है, एक प्रश्न से 4 प्रश्न। इसको मैं, चलिए ठीक, देखिए कूट वाला प्रश्न है कि विशाख दत्त की जो पुस्तक यानी कि विशाख दत्त किससे संबंधित थे? तो विशाख दत्त नाटक की रचना किया करते थे, तो नाटक से संबंधित थे। चरक क्या थे? चरक, तो चरक क्या थे? चिकित्सक थे। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। 12 मिहिर क्या थे?
खगोलविद थे। 12 मिहिर क्या थे? खगोलविद। तो ब्रह्मगुप्त क्या होंगे? गणित से संबंधित होंगे। कौन सही आपका? देखिए तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 4। 23 14 कहाँ पे लिखा है? देखिए 23 14, 23 14, 23 14 ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला का साहित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो वह केंद्र कौन था? उज्जैन था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न करा कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, देखिए संस्थापक तो वैसे कौन है? श्रीगुप्त है। संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, किंतु जो वास्तविक संस्थापक है वह कौन है? एक मिनट, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम का कहीं नाम इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, तो वास्तविक काट देंगे या फिर ऑप्शन इश्यू कर लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? गुप्त वंश की राजधानी कहां थी? गुप्त वंश की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह कि चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक हुआ था गुप्त वंश का, वह कौन था? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? विक्रमादित्य किसका नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता की गुफाएं में टोटल 29 गुफा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त काल के दौरान चीन की किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? देखिए प्रश्न वही, लैंग्वेज का अंतर उलट दिया गया है। तो गुप्त काल के दौरान जो चीन का यात्री भारत आया था उसका नाम था फाहियान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से गुप्त वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर आपसे कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? कौन सी कला अजंता गुफा के चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? वह है जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? अभी हमने आपको बताया कि चांदी का जो सिक्का था उसे रूपका नहीं, ठीक है, ये चांदी का सिक्का था, लेकिन जो सोने का सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। हमने अभी आपको बताया है क्या कहते थे? दिनार कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? किसे वीणा बजाने का शौक था, वीणा वादक था, वह कौन था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कह के पुकारा था?
तो भारत का नेपोलियन कहा जाने वाला वह गुप्त वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, जिसका घोड़ा कहा जाता है कि इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 करें कि उस महान व्यक्ति का नाम बताएं, करें कि उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और दशमलव प्रणाली के आविष्कारक वह कौन है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहीं पे है, देख लीजिए यहीं पे है अगला प्रश्न। करें कि निम्न के जोड़े बनाइए। जोड़ा बनाना है कि कौन सा जोड़ा है? ठीक है, देखिए अब इसमें तो कुछ प्रश्न आपको पहले से पता है, कुछ प्लस प्रश्न आपको पहले से पता है। जो प्रश्न है कौन? विक्रम संवत। हाँ, विक्रम संवत आपको पहले से पता है। 320 ऐसी ना? हाँ, विक्रम संवत 320 एडी, 320 एडी। हाँ, विक्रम संवत 320 एडी। ठीक है, और शक संवत, शक संवत नहीं, जो आपका विक्रम संवत था वो 58 एडी, विक्रम संवत 58 एडी। और आपका जो शक संवत था वो कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी। ठीक है, और जो गुप्त संवत था वो आपका था 320 एडी। ठीक है, थोड़ा सा माफी चाहते हैं। और कलचुरी संवत 248 एडी। कौन सी होगा? ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4 और सी का सी का 1 और डी का 2। कहाँ है? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न करा है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया है? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया है? तो वह गुप्त वंश ने स्थापित किया है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे वह सिक्का किसका था? सोने का था। वह सिक्का किसका था? सोने का था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, कहे कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक, क्या वह चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, रामगुप्त था, अस्कंदगुप्त था? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला जो पहला शासक था वह रामगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कर आपसे कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज की उपाधि किसको दी गई है? यह प्रश्न आपसे पूछना चाहता है। तो कविराज की उपाधि दिया गया है क्या श्रीगुप्त को, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर अस्कंदगुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर अस्कंदगुप्त को? जो कविराज की उपाधि दिया गया है वह दिया गया है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का जो संबंध है किस शासक का? क्या वह ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, भानुगुप्त? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर आपसे कि धन्वंतरी थे, धन्वंतरी, धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी एक राजवैद्य थे। कहाँ लिखा है? हाँ, वैद्य, यानी कि चिकित्सक, चिकित्सक कहे या फिर वैद्य कहे, बात वही है, राजवैद्य थे। ठीक है, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और जो
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उन नवरत्नों में भी क्या थे, धनवंतरी शामिल थे। प्रश्न ये भी पूछा है, हमने प्रश्न को यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाए हैं, त्रुटि हमसे हो गया है कि ऐसा होना चाहिए। प्रश्न पूछा था एक बार किसी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में नवरत्न थे, तो वह नवरत्न, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अकबर के भी दरबार में नवरत्न थे, लेकिन ऑप्शन में अकबर था ही नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय था, तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय मार के आ जाना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था, यानी कि किसके समय सबसे अधिक हुन आक्रमण हुआ था, किसके समय सबसे अधिक हुन आक्रमण हुआ था, तो वह हुआ था गुप्त शासक के समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा कि मुगल कालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। रजत मुद्रा, रजत मतलब होता है चांदी, रजत मतलब क्या होता है, चांदी, तो चांदी के जो मुद्रा था उसका नाम क्या था, रूपक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था। अभी हमने बताया कि दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गुप्त राजवंशों की दरबारी भाषा क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त राजवंशों की जो दरबारी भाषा थी वह थी क्या, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द का संदर्भ किससे है, तो जो वीथी शब्द का संदर्भ था किससे था गुप्त काल में, तो वह था प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था। लिच्छवी वंश की लड़की से किसने विवाह किया था, तो वह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय ना, नहीं स्कंदगुप्त था। मेरे दिमाग से इसकी पूरा, ठीक है, देख लेंगे आप लोग। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इलाहाबाद के समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, अच्छा इस कोष्टक में है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी, यानी कि जो प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसको किसने लिखा था, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अभी हमने बताया था किसने लिखा था, हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था, कालिदास तो शामिल थे, छपणक शामिल थे, वररुचि शामिल थे, सूरदास नहीं शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। नवरत्नों में कौन शामिल थे, जो 9 विद्वानों का समूह था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इनमें से कौन वह व्यक्ति था जो शामिल था, तो वह था कौन, बारहमिहिर। ठीक है, खगोलविद। ऑप्शन नंबर ए। ये भी बात याद रखेंगे कि बारहमिहिर क्या थे, खगोलविद थे, प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था। तो नालंदा, जो चीन का यात्री है, भारत आया और नालंदा में पढ़ा भी और शिक्षण का भी कार्य किया था, वह कौन था, वह था वेनसांग। ठीक है, वेनसांग की चर्चा अभी गुप्तोत्तर काल में होगी, टेंशन मत लीजिएगा, गुप्तोत्तर काल में भी इसकी चर्चा होगी कि किसके दरबार में आया था, इसकी चर्चा भी होगी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को पराजित किया था, तो शकों के पराजित करने की खुशी में
चांदी के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, आज के गुप्त काल से संबंधित यही 50 प्रश्न थे और हमने इन 50 प्रश्नों को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अपने सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।